नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर। आपको बता दें कि कोरोना वायरस के कारण देश भर में लागू लॉकडाउन के बीच अपने पिता को साइकिल पर बिठाकर गुरुग्राम से बिहार के दरभंगा जाने वाली ज्योति कुमारी सुर्खियों में है। बिहार की इस लड़की की चर्चा 7 समंदर पार भी अब होने लगी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इवांका ट्रंप ने अब ज्योति कुमारी को लेकर ट्वीट किया। उन्होंने ट्विटर पर ज्योति कुमारी की, आपको बता दें कि इस खबर को शेयर किया और भारतीयों की सहनशीलता को सराहा। उन्होंने ट्वीट किया कि 15 साल की ज्योति कुमारी ने अपने जख्मी पिता को साइकिल से 7 दिनों में 1200 किलोमीटर की दूरी तय करके अपने गांव तक पहुंचाया। इवांका ने आगे लिखा कि सहन शक्ति और प्यार की इस वीरगाथा ने भारतीय लोगों और साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। आपको बता दें कि जहां पूरा विश्व इस समय कोरोना महामारी से जूझ रहा है, तो वहीं भारत भी इससे अछूता नहीं है। और जिस प्रकार से दूसरे और तीसरे लॉकडाउन के समय मजदूरों और श्रमिकों को और प्रवासियों को अपने गृह राज्य भेजने की बातें हुई, ट्रेनें बस चलाने की बातें हुई, लेकिन जब ट्रेन और बस में कई मजदूर, कई प्रवासी श्रमिकों को जब जगह नहीं मिली, तो ये अपने उस जगह से गृह राज्य की ओर पैदल ही निकल लिए। और कई लोगों ने जमा पैसों से या फिर अपने घर से पैसे मंगवा कर साइकिल खरीदी और साइकिल से अपने गृह राज्य की ओर निकले। कई लोग 10-10 दिन, 12-15 दिन का सफर करते हुए रास्ते में किसी हादसे का भी शिकार हुए, तो कई सकुशल, थके आरे, भूखे प्यासे अपने घर की ओर रवाना हुए। तो वहीं एक मानवता की मिसाल और कह सकते हैं कि एक पिता और पुत्री का जो ये रिश्ता यहाँ पर दिखाई दिया, इस रिश्ते की मजबूती दिखाई दी, उसकी तारीफ 7 समंदर पार अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इवांका ट्रंप ने भी करी। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टेट हेड डॉक्टर चंद्रसेन वर्मा फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। चंद्रसेन जी, ठीक है, राजनीति अपनी जगह है, सियासी बातें अपनी जगह है, लेकिन जिस प्रकार से हर भारतीय मजदूर ने, हर श्रमिक ने, हम कह सकते हैं कि पहली बात तो इस पर राजनीति होनी ही नहीं चाहिए थी, लेकिन फिर भी हमारे ये जो राष्ट्र निर्माता है, जो वाकई में हमारे राष्ट्र का निर्माण करते हैं, उन्होंने अपनी सहनशीलता की, एक तरीके से कह सकते हैं कि सभी हदों को पार किया है। 1200 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर, कई लोग पैदल चले हैं, कई लोग साइकिल से चले हैं, किसी को बीच में कुछ सहारा मिला तो वो उसके साथ में आगे बढ़े हैं। लेकिन इस लड़की ने, भारत की इस बेटी ने ऐसा कारनामा कर दिया, एक पिता पुत्री के रिश्तों को लेकर एक बहुत बड़ा इन्होंने कारनामा करा, जिसकी तारीफ खुद इवांका ट्रंप ने भी करी। और सबसे बड़ी बात चंद्रसेन जी, ये खबर चलाने का मकसद हमारा ये है, इवांका ट्रंप ने तारीफ करी है भारतीयों की। इस तारीफ में कहीं भी कोई कांग्रेस नहीं है, कोई बीजेपी नहीं है, कोई दलित नहीं है, कोई गरीब नहीं है, कोई अमीर नहीं है। इसमें है, इस तारीफ में अगर है तो वो है सिर्फ भारतीय और उसकी सहनशीलता। चंद्रसेन जी। बिल्कुल, दरभंगा की 15 साल की ज्योति जनवरी में अपने बीमार पिता की सेवा को के लिए गुड़गांव आई थी। वहां उनको एडमिट कराया गया था और मार्च में लॉकडाउन हो गया पूरे देश में। वो गुड़गांव में फंस गई, बीमार पिता और जेब खाली। बड़ा संकट का समय था उसके लिए। पिता और बेटी के समक्ष भूखों रहने की नौबत आ गई थी। इसी बीच प्रधानमंत्री राहत कोष से 1000 रुपए उसके खाते में डाले गए। ज्योति ने कुछ पैसे मिलाकर एक पुरानी साइकिल खरीदी और पिता को उस पर बिठाकर गाँव ले जाने की ठानी। पिता पहले नहीं माने, पर बेटी के हौसले के आगे उन्होंने हाँ कर दी। ज्योति 8 दिनों की कड़ी मेहनत के बाद 1200 किलोमीटर साइकिल चलाकर पिता को लेकर गुड़गांव से दरभंगा पहुंची। इसी बीच में एक इवांका का एक वो ट्वीट आता है और उसने पूरे देश को आकर्षित किया। इस नन्ही सी बेटी के लिए, जिसने पिता और बच्चे का एक धर्म निभाया, आकर्षित किया। और पूरी दुनिया ने उसके इस हौसले को देखा और उसके जज्बे को सलाम किया। और ये जज्बा वो था जिसको आकर्षित किया अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इवांका ट्रंप ने। और उसके ट्वीट के बाद पूरी दुनिया दरभंगा की इस बेटी के बारे में जान गई। और ये बता दिया गया है कि भारत में पिता और बेटी का रिश्ता क्या होता है। अगर एक बेटी हौसला करती है तो 1200 किलोमीटर अपने बुजुर्ग और बीमार पिता को साइकिल पर बैठाकर अपने घर तक पहुंचाती है। उमंग। बिल्कुल चंद्रसेन जी, और सबसे बड़ी बात, मैं अपनी उसी बात को मैं दोबारा दोहराता हूं कि जब भी इस तरह की बातें हमारे देश में, हमारे देशवासियों के द्वारा
करी जाती हैं और उनकी जब तारीफ होती है उस समय कोई भी विदेशी या फिर विदेश का कोई बड़ा हुक्मरान या उनके रिश्तेदार नातेदार वो जब भी तारीफ करते हैं तो ध्यान देने वाली बात यह है कि उसमें वो जाति धर्म लिंग भेद इनकी बातें नहीं करते। वो उस देश की मिट्टी की जो महक है, उसकी जो संस्कृति है, उसकी हमेशा तारीफ करते हैं। और इस ट्वीट में भी इवांका ने यही कहा है, हम भारतीयों की सहनशीलता और हिम्मत के कदरदान हैं। चंद्रसेन जी। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। उमंग, जो अपने भारत में वो लोग हैं जिनको अपनी सियासत चमकाने का मौका मिला, राजनीति की पारी खेलने का मौका मिला, क्योंकि वो हाशिए पे थे और वो खुद उनका कैरियर, उनकी पार्टी किसी कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहे थे। तो उनको एक ऐसा मौका मिल गया कि जब वो अपनी पार्टी और अपनी राजनीतिक अपनी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए सोशल मीडिया पर आया और खाना बंटवाना शुरू किया और ओछी राजनीति करनी शुरू करी, केंद्र सरकार की बुराइयां शुरू करी, राज्य सरकार की बुराइयां शुरू करी, लॉकडाउन का विरोध उन्होंने किया और जो सरकार ने कदम उठाए उससे शुरू कर दिया। लेकिन ऐसे समय पे जब विदेश से चीजें चलती हैं तो उसकी ओर लोग आकर्षित होते हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ज्योति जो है वो 8वीं कक्षा की छात्रा है और अभी तक जब किसी का ध्यान नहीं गया था और इवांका के इसके ट्वीट के बाद लोग आगे बढ़े हैं। साइकिल फेडरेशन ऑफ इंडिया ने ज्योति को अगले महीने ट्रायल के लिए बुलाया है और एक कॉल उसके पास आई, उसके चेयरमैन ओमकार सिंह ने उसे शाबाशी के साथ आशीर्वाद भी दिया और ये भी कहा कि उसकी पढ़ाई लिखाई का सारा खर्चा वो उठाएंगे। उस बेटी के जज्बे को सलाम किया है। उमंग, बिल्कुल चंद्रसेन जी, और इस एक बात ने इस चीज की ओर इशारा किया है कि अगर हम बिना राजनीति करे या बिना सियासी बयानबाजी करे अगर हम सही में अगर किसी की मदद करना चाहते हैं तो वो हम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। और अपनी मदद का ढिंडोरा शायद वही लोग पीटते हैं जिन्हें सुर्खियों में आना होता है। वरना कोरोना महामारी के इस दौर में कई भामाशाह ऐसे हैं, कई एनजीओ ऐसे हैं जिन्होंने गुप्तदान भी करा है और कई हजारों लाखों रुपए और कई लाखों की पीपीई किट, मास्क, सैनिटाइजर कई हॉस्पिटल्स में, कई बस्तियों में दान करे हैं। अगर उन्हें भी सुर्खियों में आना होता है या राजनीति उन्हें करनी होती तो वो भी ढिंडोरा पीटते, अपनी फोटो खिंचवाते, 4 मजदूरों के साथ बैठते, 4 टीवी डिबेट में बैठते और इस तरीके के काम करते। लेकिन मदद करने के पीछे की जो असली भावना है वो यही है, जैसे कि हमारे बड़े बुजुर्ग भी कह गए हैं कि नेकी कर और दरिया में डाल। अगर आपने नेकी करी है तो उसका प्रचार क्यों करवाना। चंद्रसेन जी। ये बिल्कुल सही उमंग आपने कहा, मैं आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हूँ। जिस कोरोना की महामारी में जो ये हमेशा देखा गया है कि अगर किसी ने 2 पैकेट भी बांटे तो उसको सोशल मीडिया पे डालने के लिए बांटा और लोगों से इकट्ठा किया, लोगों को इकट्ठा किया, एक हुजूम इकट्ठा किया उन्होंने। और सिर्फ उनका मकसद सिर्फ एक मकसद था कि किसी तरीके से सोशल मीडिया के रिच करे, लोगों तक पहुंचाए और उन लोगों की लाइक पाए और उन लोगों की ओर लोगों को अपना काम दिखाएंगे, साहब हम इतने संवेदनशील हैं। लेकिन फोटो खींचने तक ही वो सेवाएं सीमित रह गई। आपने देखा होगा कि जगह जगह से वीडियो वायरल होते हैं कि एक छोटे से पैकेट को लेकर के 10 लोग फोटो खिंचवाते हैं। और इस लिहाज से ये भी देखा गया है कि जो सड़क पे बैठा आदमी कई इस तरह की पोस्ट आई कि उसको उस चीज पे शर्म आने लगी कि अपनी भूख को देखे, अपने स्वास्थ्य को देखे, अपनी गरीबी को देखे। और उस भूख और गरीबी को सोशल मीडिया पे डालकर दिखाने का क्या मतलब है? सोशल मीडिया का जो सीमाएं हैं वो निर्धारित नहीं है, उसको पूरी दुनिया, पूरा विश्व देखता है। अगर आप फेसबुक या ट्विटर पे इस तरह की चीजें डालते हैं तो देश की एक छवि क्या आप दिखाना चाहते हैं? एक आप अपनी पोस्ट डालते हैं कि आप दिखा रहे हैं कि कितनी गरीबी और आप कितने महान हैं। एक ओर से जो इवांका का जो ट्वीट आया उससे कहीं पर भी गरीबी की बात नहीं करी। उसने उस भारतीय लड़की ज्योति की तारीफ करी, उस जज्बे की तारीफ करी और उसने ये कहा कि ये जज्बा सलाम करने वाला है। और उसके बाद देखिए चीजें बदल गई। वो सिर्फ 8वीं कक्षा तक पढ़ी हुई लड़की तो कई एनजीओ आ गया और उन्होंने कहा कि साहब उसकी पढ़ाई हम कराएंगे। और एजुकेशनल फाउंडेशन है उसके ज्योति के पिता मोहन पासवान को बोला कि साहब आपको हम नौकरी का एक प्रस्ताव रखा कि आपको साहब नौकरी दी जाएगी और अपना जीवन यापन दोबारा शुरू करें। आपने बिल्कुल सही बात कही कि अगर हम दान करते हैं तो वो दान एक गुप्त दान के तरीके से होना चाहिए कि इंसानियत के नाते करना चाहिए, ना कि अपने सोशल मीडिया के अकाउंट को रिच करने के लिए, उस पर लाइक पाने के लिए, उस पर कमेंट पाने के लिए करना चाहिए। लेकिन इस कोरोना की महामारी ने कई चेहरे ऐसे लाके खड़े कर दिए हैं, कई बड़ी राजनीतिक पार्टियों को चेहरा सामने लाया है, कई बड़े नेताओं का चेहरा सामने आया है जिन्होंने सिर्फ अपनी प्रेजेंस सोशल मीडिया पर बनाने के लिए कई ऐसे बयान दिए हैं, कई ऐसे काम किए हैं जो मानवता को शर्मसार करते हैं।
बिल्कुल चंद्रसेन जी, आपने सही कहा कि कई ऐसे लोग आज भी हैं और इस समय भी अपनी राजनीति से, अपने सियासी बयानबाजियों से बाज नहीं आ रहे, और वो लगभग हर पार्टी में, हम किसी एक पार्टी की बात नहीं करते खैर, लेकिन ये भारत के लिए, हर उस भारतवासी के लिए एक अच्छी खबर है कि भारत की इस बेटी की तारीफ 7 समंदर पार तक हुई है। और जैसा कि आपने भी बताया, कई एनजीओ, कई भामाशाह आगे आए हैं जो इस भारत की बेटी की पूरी शिक्षा दीक्षा का खर्च अब वो खुद करेंगे। फिलहाल चंद्रसेन जी, इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां आपको हम बता दें कि कोरोना महामारी के कारण पैदा हुए आर्थिक संकट के बीच चीन ने अपने रक्षा बजट को बढ़ा दिया है। जी हां, चीन ने अपने रक्षा बजट में 2019 के मुकाबले करीब 6.6% अधिक निवेश किया। हालांकि बीते 3 दशकों में पहली बार रक्षा क्षेत्र में चीन का निवेश धीमी दर से बढ़ेगा। शुक्रवार को जारी किए गए राष्ट्रीय बजट में रक्षा क्षेत्र में खर्च के लिए 12.68 खरब युआन यानी कि करीब 178 अरब डॉलर रखे गए हैं। शुक्रवार को चीन की वार्षिक संसदीय बैठक हुई, जिसमें देश के प्रधानमंत्री ली केचियांग ने कहा कि महामारी की वजह से देश अनिश्चितता के बीच फंसा है और अर्थव्यवस्था एक बुरे दौर का सामना कर रही है। उन्होंने अर्थव्यवस्था के लिए सरकारी मदद का वादा किया और कहा कि आने वाले कुछ वक्त के लिए आर्थिक विकास के टारगेट के बारे में कुछ भी कहना मुश्किल होगा, और यह पहली बार है जब चीन ने आर्थिक विकास के लिए कोई टारगेट नहीं दिया है। मैं आपको बता दें कि इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ स्टेट हेड डॉक्टर चंद्रसेन वर्मा जुड़ चुके हैं। चंद्रसेन जी, जिस प्रकार से कहा जाता है कि कोरोना महामारी के इस दौर में पूरा विश्व एक तरीके के आर्थिक संकट से जूझ रहा है और सब सिर्फ यही सोच रहे हैं कि किस प्रकार से हम अपने अपने देश की अर्थव्यवस्था को वापस से उस स्तर पर लेके आए जहां ये पहले थी, या इससे ऊपर लेकर जाए और लोगों की मदद करें, वो भी साथ साथ चलता रहे। लेकिन चाइना ने इसका बिल्कुल उलट करा है। चाइना ने अपने रक्षा बजट को बढ़ाने की बात कही है, यानी कि कहीं ना कहीं इस चीज से लग रहा है कि जिस तरीके से पूरी दुनिया में चाइना की थू-थू हो रही है कोरोना महामारी के नाम पर, तो क्या ऐसा लगता है कि चाइना अब इनसिक्योर फील कर रहा है और रक्षा बजट बढ़ाने के पीछे का उसका रीजन भी यही है? बिल्कुल उमंग, जिस तरीके से पूरी दुनिया को ये पता है कि कोरोना वायरस चाइना से फैला है और ये भी लोग जानते हैं कि इन्होंने जैविक हथियार बनाने की कोशिश की और उस जानकारी को छुपाया और वो लीक हुआ और पूरी दुनिया को उसने अपने गिरफ्त में लिया। इसके बावजूद इन्होंने ये भी देखा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का इन्होंने रुख देखा, उनका रुख बिल्कुल स्पष्ट है। वो बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं है कि इसमें चाइना का हाथ नहीं है। चाइना कितनी बार भी ये कहे कि नहीं, उसने पूरी जानकारी शेयर की है और लोगों को ये भी बताया है कि ये वायरस यहाँ से निकला है और ये कितना खतरनाक है। डोनाल्ड ट्रंप का रुख, पूरे देशों का रुख, और जो अभी हाल में ही जो WHO पे उसकी हार हुई है, पूरी दुनिया जानती है कि चाइना और WHO का कितना तगड़ा गठबंधन है, कितना प्रभाव है उसका, और उस पे कार्यकारी अध्यक्ष हमारे इंडिया से होने जा रहे हैं और डॉक्टर हर्षवर्धन जो केंद्रीय मंत्री भी हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं। तो इन सब चीजों को देखते हुए उसको अपनी स्थिति पता है कि पूरी दुनिया की निगाहें उस पर हैं और अपनी स्थिति जानता है। इसलिए कोरोना वायरस के बीच में जब उसने अपना रक्षा बजट जो उसका है वो भारत से 3 गुना ज्यादा कर दिया और लोगों की नौकरी कम कर दी। हालांकि ये जो संकट के कारण जो शिखर सम्मेलन था वो मार्च में होना था, लेकिन कोरोना संकट के कारण इसको 2 महीने उसको और आगे बढ़ा दिया गया है। और चीन की जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो आमतौर पर इस बैठक में साल भर का एजेंडा तय करती है। और मैं आपको ये भी बता दूं उमंग की 30 साल में पहली बार जीडीपी का कोई लक्ष्य नहीं रखा है इन्होंने। 1990 में चीन ने आर्थिक वृद्धि को लेकर एक सार्वजनिक करना शुरू किया था। इन 3 सालों में पहली बार है जब चीन विकास की दर का कोई लक्ष्य तय इन्होंने नहीं किया है। मुख्यतः 5 बातें इन्होंने अपने इसमें रखी हैं, जिसमें इन्होंने सबसे पहले अपने रक्षा बजट को 3 गुना बढ़ा दिया है। उसके बाद इन्होंने जीडीपी का कोई नया लक्ष्य नहीं रखा है। हांगकांग पे नियंत्रण उनका तीसरा है और अर्थव्यवस्था और की कैसे सुधरेगी ये उनका 5वां लक्ष्य था। कि कोरोना संकट के बीच में इन 5 चीजों को लेकर शिखर सम्मेलन हुआ। उमंग जी बिल्कुल चंद्रसेन जी, आपने सही कहा। और अब देखने वाली बात यह है कि अब आगे जाकर चाइना इस बारे में क्या कुछ और विचार करता है। और जहां तक बात हम अमेरिका और चाइना के इस समय चल रहे शीत युद्ध की अगर बात करें तो अमेरिका ने भी एक बहुत बड़ा फैसला इस बारे में लिया है। फिलहाल इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां कोरोना वायरस लॉकडाउन के बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पिछले दिनों
प्रवासी मजदूरों से मुलाकात की थी। राहुल गांधी की ओर से आज इस मुलाकात की एक डॉक्यूमेंट्री जारी की गई। इस वीडियो में घर लौट रहे प्रवासी मजदूरों ने अपना दर्द बयां किया है। ये प्रवासी मजदूर हरियाणा से उत्तर प्रदेश के झांसी पैदल जा रहे थे। इस वीडियो में एक प्रवासी महिला ये कह रही है कि वे 3 दिन से भूखे हैं, भूख से मर रहे हैं और उसके साथ उसके बच्चे भी हैं। घर नहीं जाए तो क्या करें? तो वहीं आपको बता दें कि जिस प्रकार से राहुल गांधी ने इन मजदूरों से बात करी, इनका दर्द जानने की कोशिश करी, तो कईयों ने आरोप भी लगाए हैं फैक्ट्री मालिकों पे, सरकार की नीतियों पे कि हमें पैसा नहीं मिला। बात करी गई थी कि अकाउंट में पैसे आएंगे, लेकिन 500,000 रुपये से आखिर होता ही क्या? इस तरह की तमाम बातें यहाँ पर राहुल गांधी से की गई थी और इसी को लेकर राहुल गांधी और उनकी टीम ने आज एक डॉक्यूमेंट्री जारी की है। खैर, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मनीष मिश्रा फोन लाइन पर जुड़े हैं। मनीष जी, जिस प्रकार से राहुल गांधी और उनकी टीम ने आज ये करीब 16 या 17 मिनट की एक डॉक्यूमेंट्री जारी की है, क्या लगता है आपको कि इस सियासी दौर में, हालांकि कोरोना महामारी में ये सियासत नहीं होनी चाहिए थी, फिर भी हमारे देश का, हमारी जनता का दुर्भाग्य है, उन प्रवासी श्रमिकों का, मजदूरों का दुर्भाग्य है कि वो सड़क पर चल रहे हैं, अपने घर उन्हें पहुंचना है, जैसे भी वो पहुंचे उन्हें पहुंचना है, और इस जद्दोजहद में कई मजदूर तो अपनी घर की दहलीज को छू भी नहीं पाए और इस दुनिया से अलविदा कर गए। और इस बीच सियासत ने इस तरीके का उबाल मारा है कि इन मजदूरों को अब सियासी वार और प्रत्यारोपों का, आरोपों का शिकार होना पड़ रहा है। डॉक्यूमेंट्रीज बन रही हैं, क्या कहेंगे मनीष जी? बिल्कुल, जैसा कि आपने देखा कि मजदूरों से उनकी मुलाकात हुई राहुल गांधी की, उस पर एक डॉक्यूमेंट्री बनी। उसके पहले राष्ट्रीय महासचिव उत्तर प्रदेश के प्रभारी, उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा ने बसों को राजस्थान और दिल्ली और यूपी के बॉर्डर पे 1000 बसें भेज के रखी। 3 दिन तक वो चलता रहा सिलसिला कि बसों को अनुमति दी जाए प्रवासी मजदूरों को पहुंचाने के लिए। तो एक तरफ प्रियंका गांधी बसों के जरिए प्रवासी मजदूरों को लेके मुद्दे को गर्म करके एक तरह से पूरे देश के सामने रख रही थी। दूसरी तरफ राहुल गांधी ने उन मजदूरों से जाके रास्ते में रोक के उनसे बातचीत की, पूरा हालचाल जाना, क्या क्या कठिनाइयां उनको झेलनी पड़ी, ये सारी चीजें। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा कि देखिए, जब प्रधानमंत्री, आपको याद होगा कि जब 24 तारीख को मध्यरात्रि में 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा था कि 24 यानी कल से 25 तारीख से पूरे देश में लॉकडाउन हो जाएगा, कुछ भी नहीं चलेगा। और लोगों से अपील भी की, सभी लोगों से अपील की कि जो लोग जहां हैं वहीं रहेंगे, सभी मदद मुहैया कराई जाएगी, चाहे वो किसी भी तरह के क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं। सबसे बड़ा फोकस प्रवासी श्रमिकों का था, जो बड़ा पलायन हुआ। कहा गया कि मजदूरों की मजदूरी मिलनी चाहिए, उनको खाने पीने का इंतजाम सभी राज्य सरकारें करें, कोई किराया ना मांगे, बिजली का बिल, पानी का बिल, सब में छूट दी जाए। आपने देखी होगी डॉक्यूमेंट्री में राहुल गांधी के सामने वो सभी बेबस मजबूर जो श्रमिक थे, जो अपने घर को लौट रहे हैं, उनका कहना था कि घरों में रखा जाता था, पुलिस 2 बार आती थी और शाम को सारे लोग पहरा देते थे। जो स्थानीय लोग थे हरियाणा के, वो डंडे लेके बाहर खड़े रहते थे और कि कोई बाहर न निकले, सब लोग घर में रहे। मकान मालिक किराया मांगता था, बिजली का बिल मांगता था, पानी का बिल मांगता जी। हमारे पास कोई साधन था नहीं, हमारी कमाई का जो जरिया था वो बंद, खत्म हो चुका था, काम धंधे बंद हो चुके थे। हम लोगों ने सोचा कि पहले फेज में 14 दिन, ये जो 3 सप्ताह का 21 दिनों का लॉकडाउन है वो खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम सारी चीजें सामान्य होंगी। लेकिन हम लगातार तीसरा चौथा बढ़ता ही रहा, हमारे सामने बड़ा संकट उत्पन्न हुआ, हमको जाना पड़ा। तो कहीं न कहीं राहुल गांधी ने इस डॉक्यूमेंट्री के जरिए सरकार को और लोगों को, यानी जो आम लोग हैं, उनको बताने की कोशिश की है कि क्या मदद मिली, क्या दावे किए गए, कितनी राहत राज्य सरकारों ने वहां के स्थानीय लोगों की तरफ से जो भी थे वो दिए। ये उद्देश्य है। बिल्कुल मनीष जी, आपने सही कहा। और अब आगे देखने वाली बात ही होगी कि अब जब सियासी बयानबाजियां शुरू हो चुकी हैं, तो अब इस वीडियो पर क्या कुछ निकल कर आता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल मैं एक जानकारी देना चाहूंगा, मुख्तार अब्बास नकवी ने अपनी प्रतिक्रिया दी भी है। इसको उन्होंने कहा है कि एक तरफ 20,55,000 करोड़ का पैकेज पूरे देश के लिए घोषित है और सभी क्षेत्रों को समाहित किया गया है। प्रधानमंत्री जी लगातार उसकी निगरानी कर रहे हैं, अपने ओर से हर संभव प्रयास कर रहे हैं और इससे बड़ा कुछ हो नहीं सकता। मनरेगा के मजदूरों के लिए 40,000 करोड़ का प्रावधान है। तमाम बातें उन्होंने कहा कि ऐसी ओछी और
मतलब स्तरहीन चीजें अगर की जा रही हैं, एक राष्ट्रीय पार्टी के एक राष्ट्रीय वो अध्यक्ष भी रहे हैं, वरिष्ठ नेता भी रहे हैं अमेठी से, हालांकि वो हार भी गए, इस तरह की बातें करते हुए मुख्तार अब्बास नकवी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी कि इस समय ये शायद कोरोना महामारी का आपदा काल है, इसमें सबको मिलजुल के अपनी ओर से प्रयास करना है राहत पहुंचाने के लिए। इस तरह से श्रमिकों को रोक के और एक फिल्म बना के और नाटक करने की जरूरत है। जी बिल्कुल मनीष जी, आपने सही कहा और ये वक्त इस प्रकार की राजनीति करने का है भी नहीं। फिलहाल इस खबर पे तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां चुरू के राजगढ़ में थाना अधिकारी विष्णुदत्त विश्नोई ने सरकारी क्वार्टर में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली, जिससे पुलिस प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। तो वहीं मौके से पुलिस को एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ। हालांकि सुसाइड नोट में आत्महत्या करने की वजह नहीं बताई गई। जानकारी के मुताबिक थानाधिकारी कुछ समय से तनाव में चल रहे थे और एक हत्या के केस की जांच कर रहे थे। तो वहीं हम आपको बता दें कि सूचना मिलने पर आईजी जोश मोहन मौके के लिए रवाना हुए। तो आपको बता दें कि चूरू राजगढ़ में थानाधिकारी विष्णुदत्त विश्नोई द्वारा आत्महत्या करने के मामले में थाने के बाहर अब स्थानीय लोग पहुंचे हैं और वो वहां पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि अभी तक आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया है। सूत्रों से मिली खबर के हिसाब से, हालांकि न्यूज़ इंडिया इसकी पुष्टि नहीं करता है, लेकिन फिर भी सूत्रों से मिली खबर के हिसाब से राजनीतिक दबाव में थे थानाधिकारी विष्णुदत्त। आत्महत्या से पहले थानाधिकारी विष्णुदत्त तनाव में थे और वीआरएस लेना चाहते थे। एक सुसाइड नोट भी वहां से बरामद हुआ है, लेकिन उसमें आत्महत्या करने की वजह नहीं बताई गई है। आपको बता दें कि विष्णुदत्त विश्नोई ने सरकारी क्वार्टर में ही फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। हालांकि फिर हम आपको बार बार बता रहे हैं कि अभी तक आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया है, लेकिन सूत्रों के हिसाब से ये पता चला है कि किसी राजनीतिक दबाव के चलते वो पिछले कुछ दिनों से तनाव में चल रहे थे। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता कृष्णा जुड़ चुके हैं। कृष्णा, जिस प्रकार से थानाधिकारी विष्णुदत्त विश्नोई की आत्महत्या करने का ये मामला सामने आया है, सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है, लेकिन उसमें आत्महत्या की वजह नहीं लिखी गई है, लेकिन सूत्रों के हवाले से ये पता पड़ा है किसी एक केस को लेकर राजनीतिक दबाव के चलते वो तनाव में थे। क्या कुछ अपडेट है इस पर? सर, अभी इनके परिवार के जो लोग हैं वो नहीं पहुंचे हैं। थाने में पहुंचने के बाद ही प्रेस नोट को पढ़ा जाएगा। एसपी और जिला कलेक्टर सहित पूरा प्रशासनिक अधिकारी मौके पे हैं। वहीं थाने के सामने लोगों की काफी संख्या में भीड़ मौजूद है। कुछ राजनीतिक पार्टियों को लेकर के विरोध प्रदर्शन भी जारी है। वहीं विश्नोई ने आत्महत्या अपने ही क्वार्टर रूम में फांसी का फंदा लगा करके की है, ऐसी बात सामने आ रही है। बिल्कुल कृष्णा, और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय पूरा विश्व कोरोना महामारी से जूझ रहा है। जाहिर सी बात है, लॉकडाउन है। लॉकडाउन में कई लोग कई महीनों से अपने अपने घरों में कैद हैं। किसी की नौकरी चली गई, किसी के काम धंधे चौपट हो गए। ऐसे में तनाव तो हो ही जाता है, लेकिन जिस प्रकार के तनाव की सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है कि किसी एक केस को लेकर वो राजनीतिक दबाव में थे, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी आपको मिल पाई है? अभी तक राजनीतिक दबाव का मामला सामने आ रहा है, लेकिन किसी ने स्पष्ट रूप से नहीं कहा। पूर्व विधायक मनोज न्यांगली भी इनकी निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर के थाने के सामने धरने पे बैठ गए हैं अभी। पूर्व सांसद राम सिंह कसवा भी मौके पे पहुंचे हैं। सबकी एक ही मांग है कि निष्पक्ष जांच हो। मामला जांच के दायरे में आता है। सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं लोग। भारी लॉकडाउन के चलते वैसे लोग घरों से नहीं निकलते, लेकिन सीआई विष्णुदत्त विश्नोई यहाँ के चहेते थे, इसलिए भारी संख्या में लोग थाने के सामने उमड़ पड़े हैं और वो निष्पक्ष जांच सीबीआई से जांच करवाने की मांग कर रहे हैं। बहरहाल इनके परिवार के लोगों का इंतजार किया जा रहा है। परिवार के लोग आने के बाद ही सुसाइड नोट में क्या लिखा गया है, ये बातें सामने आ पाएंगी। बिल्कुल कृष्णा, आपने सही कहा कि पुलिस की जांच में ही अब सारी चीजें खुलकर निकल कर आएंगी कि आखिर ऐसा क्या दबाव था या किस वजह से वो तनाव में थे जो उन्हें आत्महत्या जैसा आत्मघाती कदम उठाना पड़ा। फिलहाल इस खबर पे तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।